नाम यहाँ दर्ज कराने का मौका सरकार ने दिया। तो दोनों ये दोनों बदलाव व्यक्ति से मेरे लिए चैलेंज थे। उन चैलेंज की पूर्ति का एकमात्र जरिया था जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने देखा, और शायद मेरे चयन का आधार भी वह रहा कि काम करना है और यह लड़का काम कर सकता है। एक बड़ी सूची के बीच से निकलते उन्होंने मुझे चिन्हित किया, तो दायित्व बनता था कि उनके भरोसे पे और इस अकादमी के संविधान की मजबूत नींव पे खड़े होकर इस अकादमी के गौरव को हम बचाएं और उस विश्वास को भी बचाएं। आते ही हमने उसी गति से काम करना प्रारंभ किया। शुरुआत के 2-3 महीने कह लीजिएगा कि वो मेरे विद्यार्थी काल जैसे महीने थे। अकादमी क्या है, अकादमी में अब तक क्या हुआ, अकादमी के पूर्व अध्यक्षों ने क्या क्या किया, किन किन लोगों के यहाँ अकादमी पहुंची, किन किन लोगों तक नहीं पहुंची, यह पूरा अध्ययन वह 2-3 महीनों में था। क्योंकि राजस्थान सरकार 2 सदस्य अध्यक्ष के साथ देती है संविधान के अनुसार। एक मेरे साथ थे, मेरे बगल में बैठे आपके उदयपुर शहर के किशन दादी जी थे, और दूसरे थे जोधपुर के मितेश निर्मोही जी। 3 लोगों की सरकार की नियुक्ति थी। बाकी सारे लोग हमें चयनित करने थे। वो लोग कौन कौन हो सकते हैं, किस किस क्षेत्र से हो सकते हैं, किस किस वर्ग से हो सकते हैं, किस किन विकल्पों के साथ हमारे साथ मौजूद हो सकते हैं। तो ये पहला हमारा इम्तिहान था, और उस इम्तिहान को हमने बड़ी मुस्तैदी, बड़ी जागरूकता, तमाम आरोपों घेरों को सहते हुए हमने पार किया। वो 2-3 महीने उन लोगों के ढूंढने के भी महीने थे जो लोग आज तक अकादमी में नहीं आए हैं या उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। मुझे याद है कि अभी बताया कि 22 तारीख को देर रात नियुक्ति हुई, और 23 तारीख को आपके उदयपुर शहर के एक पत्रकार का फोन आया कि आप कार्यभार ग्रहण कब करने जा रहे हैं। मैंने कहा कि मैं कल आ रहा हूँ, आपसे मिलूंगा। तो उन्होंने कहा कि कुछ सवाल क्या मैं कर सकता हूँ, आपसे जानने हैं मुझे। उन सवालों के बीच में सारी बातें थी जो आज मैं कर रहा हूँ। मैंने एक जवाब उस पत्रकार साथी को दिया कि अकादमी में आने से अब तक मैं शेष था, सरकार ने ये मौका दिया है, तो मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि जो शेष थे अब तक वो मेरे लिए विशेष हों, और जो अब तक विशेष रहे हैं उनके लिए अगर कुछ शेष रहा तो हम उन विशेष का सम्मान करेंगे, और विशेष से आग्रह करेंगे कि इस 63-64 साल के इतिहास में जो शेष हैं उनके सम्मान में आप विशाल हृदय प्रस्तुत कीजिएगा और उन्हें मौका दीजिएगा। ये उदयपुर संभाग आदिवासी बाहुल्य संभाग है। यहाँ भील है, यहाँ ग्रासियां हैं। जानकर दुख हुआ कि उस वर्ग की कोई भी नुमाइंदगी आज तक यहाँ नहीं थी। मैं उन लोगों को ढूंढने डूंगरपुर गया, मैं उन लोगों को ढूंढने बांसवाड़ा गया, यहाँ हुआ, और हमें वहाँ से कुछ लोग मिले। उन लोगों में से डॉक्टर सुनीता घोगरा भी एक हैं जो हमारी अकादमी की उपाध्यक्ष हैं, जो डूंगरपुर की रहने वाले हैं। तो यह सुखद संयोग हमारे साथ जुड़ा। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों से नुमाइंदगी बहुत कम रही है। जैसे हमारे बगल में हमारे प्रवेश परदेसी जी बैठे हैं जो प्रतापगढ़ से संबंधित हैं, और उस युवा वर्ग की नुमाइंदगी करते हैं जो मुझसे बाद या यूं कहिए कि बड़ी ऊर्जा के साथ काम कर सकता है। हमने प्रवेश परदेसी जी को बतौर सरस्वती सभा सदस्य संचालिका सदस्य के लिए भी नामित किया। उनके बीच में हमारे साथ अनुभव भी जोड़ने थे जिन्होंने काम किया, जो धरातल पे विचार के लिए, साहित्य के लिए लड़ रहे थे, उन लोगों का भी चयन करना था। हमारे बीच अनुभव के धनी और संघर्ष के धनी प्रोफेसर हेमेंद्र चंडालिया जी बैठे हैं। ये हमारे सम्मानित सरस्वती सभा के सदस्य चयनित हुए। देश और दुनिया में अपनी कविता के माध्यम से पहचान बनाने वाले लोग भी हमारे प्रांत में रहे हैं। उनकी
स्मृतियों को भी नमन करना था और उनकी नुमाइंदगियों का भी लाना था। उसी कड़ी में उदयपुर निवासी नामी गीतकार नंद चतुर्वेदी जी भी हमारे स्मरण में थे और उनकी बेटी डॉक्टर मंजू चतुर्वेदी जी हमारे बीच हैं। ये हमारे सरस्वती सभा के सम्मानित सदस्य हुई। इसी तरीके से हमें जोधपुर की देखें तो मदन डागा और सावित्री डागा जो क्रांति के वाहक रहे, ध्वज धारक रहे और अपने गीतों के माध्यम से जन सरोकारों को लेकर रहे। उनकी बेटी डॉक्टर सुनीता डागा जो रचनाक्रम है, उनको हम सरस्वती सभा में लेके आए। नट बंजारा वर्ग जो घुमंतु वर्ग है, उनकी एक युवा प्रतिभा सरिता भारत को हम अलवर से लेके ऐसे ऐसे लोग थे हमारे बीच। मीणा समुदाय के देश भर में आवाज उठाने वाले आदिवासी विमर्श के पर काम करने वाले डॉक्टर गंगा साहेब मीणा थे जो जेएनयू में है, उनको हम सवाई माधोपुर के निवासी उनको हम लेके आए। आदिवासी गील वर्ग से सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले, रचनात्मकता को समझने वाले आईपीएस डॉक्टर टीसी डामोर साहब को हम संचालिका और सरस्वती सभा में लेके आए। दलित वर्ग के तमाम उठाव को लेकर हम डॉक्टर उमेद गोठवाल जी को, अन्य लोगों को हम इस बीच सरस्वती सभा में लेके आए। यह सरस्वती सभा यूं कहिए कि तमाम वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाली थी। जयपुर से महिला के बीच में अल्पसंख्यक वर्ग के हिसाब से तस्नीम खान को हमने अपनी सरस्वती सभा में लेके आए थे। तमाम मोर्चों को देखा, कुछ पक्ष अनछुए भी रहे जो दायरों में हम बांध नहीं सकते थे। फिर भी एक समग्र सरस्वती सभा का संचालिका का निर्माण हमने सबसे पहले किया, जो एक बड़ा चैलेंज था। तमाम व्यक्तिगत विरोध, तमाम राजनीतिक विरोध इस बीच हमें झेलने पड़े। आप मीडिया तक ये भी बहुत सी ऐसी बातें, अनर्गल बातें भी पहुंची होंगी। वो आप कुछ बदलाव करते हैं तो स्वाभाविक आरोप प्रत्यारोप में बातें पहुंचती हैं, लेकिन अकादमी के द्वार हमने सबके लिए खुले रखे। हमने ये कहा कि 1 साल, 2 साल, 3 साल का अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। आप कभी भी आइएगा, तमाम दस्तावेजों का निरीक्षण कीजिएगा और कहीं आपको हमें चिन्हित करने का मौका लगे तो आप बेबाकी से सवाल कीजिएगा। और इस सवाल की श्रृंखला में जब पूरा देश या यूं कि ये देश के मुखिया तक मीडिया से दूर भाग रहे हैं, हमने यह संवाद श्रृंखला कायम की। जहां जहां भी जाते हैं हम संवाद के माध्यम से बात करते हैं, पत्रकारों को आमंत्रित करते हैं कि आइए सवाल कीजिए, हमारे तमाम सदस्यगण से सवाल कीजिए, अध्यक्ष से सवाल कीजिए, सचिव से सवाल कीजिए, अकादमी की रीति नीति पे जानिए। और कोई भी व्यक्ति प्रांत का कोई भी साहित्यकार अगर सवाल छोड़ता है तो वह हमसे जवाब मांग लीजिएगा। हम चेष्टा करें, अधिकतम तो बेहतर ये हो कि हम दोनों लोग साथ बैठ के आपके सामने बात करें तो प्रश्न प्रतिप्रश्न हो। ऐसी स्वस्थ परंपरा हमारे देश के लोकतंत्र की बुनियाद रही है। उस बुनियाद को हमने फिर से जिंदा करने की चेष्टा की है। मैं 1 साल आज हुआ है, इसको उत्सव के रूप में नहीं मानता, एक पड़ाव मानता हूँ। और मैंने सोशल मीडिया पे लिखा कि यह बेमिसाल जैसा कुछ नहीं है, ये अकादमी के संविधान की राह पर चलने की चाल है, प्रारंभ है, ये शुरुआत है। और उस शुरुआत का बेमिसाल होगा 3 साल, जब हमारा कार्यकाल 1 टर्म पूरा होगा, तब हम बता पाएंगे कि हमने ये किया है, ये करने का सपना लेके आए थे। आज मैं इतना कह सकता हूँ। और कल रात को मैं कुछ सोशल मीडिया पे डाली हुई पोस्ट, उस समय के अखबार में छपे हुए इंटरव्यूज देख रहा था। मैंने बहुत बारीकी से उनका अध्ययन किया और ये महसूस किया कि 1 साल पहले अध्यक्ष बनने का उत्साह का समय था, वो बड़े बड़े सपने देखने का वह समय था। क्या आज उस इंटरव्यू को मैं पढ़ूं, मेरी उन पोस्ट को पढ़ूं, मेरी उस बयान को पढ़ूं, तो मुझे उन बयानों पे गर्व होगा या शर्मिंदगी महसूस होगी? कह रहे यार ये मैंने क्या कह दिया था, ये मैं कर नहीं पाया। या फिर ऐसा होगा कि उस वक्त मैंने कहा और आज हमने ये करके दिखाया है। क्या आत्म अवलोकन का वह रात भर का मेरे लिए समय था। लेकिन मैं सुखद एहसास में हूँ, हम सब खुशी में हैं कि जो हमने कहा, आप भी समय हो तो उनका पूर्वावलोकन कीजिएगा कि 1 साल पहले कार्यभार ग्रहण करने वाले दिन हमने क्या कहा था, आज हम क्या कह रहे हैं। तो जो उस समय हमने कहा उससे कहीं अधिक हम प्राप्ति में हैं। तो यह हमारे लिए पड़ाव इसलिए उपलब्धि मूलक है
सरकार के द्वारा नियुक्ति या पूर्णतः राजनीतिक नियुक्ति है। सरकार का मुखिया अपने विचार के व्यक्ति को तय करता है कि यहाँ अध्यक्ष कौन होगा, लेकिन ये बड़ी गौरवशाली स्वायत्त शासी संस्थान भी है। सरकार के द्वारा वित्त पोषित है, लेकिन ये ऑटोनोमस है। यहाँ की सरस्वती सभा संचालिका जो निर्णय ले लेती है वह मान्य नियम होते हैं और उन नियमों की पालना में हम सब आबद्ध होते हैं। तो उन नियमों के तहत नई नई योजनाएं हमने प्रस्तावित की और जो पहले से योजनाएं थी उनको हमने गति दी। पहले दिन हमने ये महसूस करते हुए तय किया कि राजनीतिक नियुक्ति प्राप्त करता व्यक्ति का मन और मस्तिष्क कहीं न कहीं राजनीति में भ्रमित रहता है। वह अपने विचार को स्वीकार करता है और दूसरे विचार को नकारता है। सबसे पहले हमने वही लोकतंत्र की बुनियाद जो पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश को सौंप के गए, महात्मा गांधी इस आज़ादी की मुहिम में सौंप कर गए, वो ये थे कि तमाम पक्ष प्रतिपक्ष को साथ चलते हुए हमें इस संस्था के नींव को और मजबूत करना है। और उस कड़ी में हमने सचिव महोदय से निवेदन किया कि अब तक के कौन से बकाया काम है उनको प्रस्तुत किया जाए। हमने उनका अध्ययन किया, जहाँ जहाँ पुनर्मूल्यांकन की जरूरत थी उनका पुनर्मूल्यांकन किया और आज हम खुश हैं कि भलाए हमारे वैचारिक सहमति के लोग हों या हमारे वैचारिकता से असहमत लोग हों, यदि कभी कोई भी प्रस्ताव यहाँ लंबित था उसको हमने प्राथमिकता से लिया है। और आज दिनांक में राजस्थान साहित्य अकादमी के पास कोई भी बकाया काम, पेंडिंग काम नहीं है, भले वो 10 साल पुराना हो, 15 साल पुराना हो, 2 साल पुराना हो, 5 साल पुराना हो। तमाम फाइलों का हमने निस्तारण किया है, तमाम काम ने निस्तारण किया है। सचिव महोदय, वित्त विभाग के लोगों की दृष्टि और समझ यही थी कि इन कामों में अपने पास जो बजट है वो प्राय खर्च हो जाएगा, अपने नए कामों के लिए संकट रहेगा कि नए काम करवाएं कैसे। तो हम सबकी संचालिका सरस्वती सभा के निर्णय था कि ये काम जो पुराना काम है ये काम हमारे ही तो हैं, राजस्थान साहित्य अकादमी के ही तो काम है। तो हमें व्यक्ति से आगे बढ़ के संस्था का सोचना है और तमाम वो काम हो जाते हैं तो ये हमारी प्राप्ति है, हमारे नए काम फिर से सिरे से शुरू होंगे। और हम आश्वस्त भी थे कि माननीय मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं, शायद देश भर में ये पहले मुख्यमंत्री होंगे जो कहते होंगे कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। तो ऐसे मुख्यमंत्री पे हम भरोसा था कि हम बजट की मांग करेंगे, अतिरिक्त मांग करेंगे, कोई कार्य योजना लेके जाएंगे तो हमें अतिरिक्त स्वीकृति देंगे और ये ऐसा संभव भी हुआ है। सुखद आश्चर्य ये है कि बकाया 3 साल के पुरस्कार जिनकी स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और विभाग के सम्मानीय मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला साहब ने दी है, वो राजस्थान के अकादमिक इतिहास में नहीं, देश भर के अकादमिक इतिहास में बहुत बड़ा फैसला है। ये हम इस मायने में कहते हैं कि सरकार बदलती है, सरकार बदलने के साथ ही अध्यक्ष बदल जाते हैं, पद खाली रहते हैं और सरकार के अंतिम साल, भले ही हमारी सरकार हो भले ही उनकी सरकार हो, अंतिम साल में अध्यक्षों की नियुक्तियां होती हैं और पीछे के जो 3 साल रहते हैं उन 3 सालों के सारे कार्य योजनाएं लंबित रह जाती हैं। हमने सरकार से आग्रह किया कि अध्यक्ष बनाने की देरी इस बार भी हुई है, लेकिन इस देरी को प्रांत का साहित्यकार क्यों भुगते हैं? प्रांत के साहित्यकारों का हक है पुरस्कार लेना, प्रत्येक साल पुरस्कार लेना हक है, उनके रचना क्रम का सम्मान करना इस अकादमी का दायित्व है। तो ये हमारा विनम्र आग्रह स्वीकार कीजिएगा और अतिरिक्त बजट और प्रशासनिक स्वीकृति दीजिएगा कि बकाया जो है हम 2 अक्टूबर की वह तिथि इसलिए चिन्हित कर रहे हैं कि वह तिथि हमारे हृदय में अंकित है और उस तिथि से पहले तमाम इस वित्तीय वर्ष की योजनाएं और तमाम पुरस्कार, तमाम समारोह हम संपन्न कर लेंगे। आने वाला समय राजस्थान चुनाव के लिए होगा, चुनाव के बाद हम फिर लौट के आएंगे और जनवरी से लेकर मार्च तक, 31 मार्च तक वो करेंगे और आगे आने वाले 2 साल में हम ऐसा काम करेंगे कि आपको सुखद एहसास होगा कि राजस्थान के प्रांत का साहित्यकार कितना मजबूत है, राजस्थान की साहित्य अकादमी कितनी मजबूत है और एक साहित्य अकादमी जो 1958 में सपने लेते हैं वो साहित्य अकादमी क्या क्या कर सकती है। जी।
अब आप प्रति प्रश्न पूछ सकते हैं और हमारे जो सम्मान्य सदस्य बैठे हैं उनसे भी सवाल कर सकते हैं। कुछ योजनाएं हैं जिनकी मैं थोड़ी सी ब्रीफिंग देता हूँ कि अकादमी के 2-3 ध्येय हैं मुख्य मुख्य। पहला ध्येय है कि प्रांत में साहित्य के लिए वातावरण तैयार करें। वातावरण तैयार करने के लिए साहित्य अकादमी कार्यक्रम करवाती है। हमने तय किया कि एक साल में जितने दिन होते हैं उतने कार्यक्रम हम करें। और मेरे वो अध्ययन के 3 महीने 4 महीने आप छोड़ दीजिएगा और बाद के दिनों को जोड़ लीजिएगा और कार्यक्रम की ये प्रतिलिपि है, कहाँ कहाँ हमने कार्यक्रम कराए, क्या क्या कार्यक्रम कराए, तो फिर आपको एहसास होगा कि ये आंकड़ा प्रतिदिन कार्यक्रम के बहुत करीब है। और राजस्थान साहित्य अकादमी का जो 3 साल का कार्यकाल का अध्यक्ष न होने का जो कार्यकाल था उस कार्यकाल की भरपाई भी करता है। पिछले 5 साल में कितने कार्यक्रम हुए उन कार्यक्रम का आंकड़ा इस अकादमी से लीजिएगा और इस एक साल में कितने कार्यक्रम हमने करवाए ये आंकड़ा ले लीजिएगा। तो मैं तो ये कहता हूँ कि उनके 5 साल बनाम हमारा 1 साल आप मूल्यांकन करके देख लीजिएगा, हम दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं। दूसरा ये का 3 साल का पुरस्कार 1 साल का पहले हम अवार्ड सेरेमनी जयपुर में करवा चुके, तीसरे की रनिंग है। और हमारे सम्मानित सदस्य बैठे हैं, सचिव महोदय बैठे हैं, मैं तो इनको बार बार कहता हूँ, खुशी महसूस करता हूँ कि एक अध्यक्ष को 3 साल का कार्यकाल मिलता है और 3 साल के कार्यकाल में वो 3 पुरस्कार समारोह आयोजित कर सकता है, उसको 3 अवार्ड सेरेमनी मिलती है। लेकिन मैं इस मायने में बहुत सौभाग्यशाली हूँ और इस मायने में भी सौभाग्यशाली हूँ कि हमारे मुखिया अशोक गहलोत हैं जो बेबाकी से मांग के स्वीकृतियां दे देते हैं। मेरे इस एक छोटे से साल के इस क्षण में हम 2 अक्टूबर तक 5 अवार्ड सेरेमनी करवा चुके होंगे और 2 साल हमारे पास सामने शेष हैं, 2 और। तो इस 3 साल के कार्यकाल में हम 7 पुरस्कार समारोह करवाएंगे जो एक अध्यक्ष के 2 कार्यकाल से कहीं अधिक है। ये हमारे राजस्थान सरकार की कार्य करने की पद्धति शैली है। और इन छोटे छोटे अनुषंगिक संस्थाएं जो प्रांत भर में देखते हैं तो ये बहुत छोटी इकाई है राजस्थान साहित्य अकादमी, लेकिन साहित्य की दृष्टि से देखते हुए बहुत सर्वोच्च अकादमी है। और उस सर्वोच्च अकादमी इस गर्व के साथ आपके सामने प्रस्तुत है कि देखिए हम क्या कर रहे हैं, हमारी सरकार क्या कर रही है और प्रांत के साहित्य हमारे साहित्य क्या क्या कर रहे हैं। क्या करने के दौर में हमने 2 स्वरूप है हमारे पास, वातावरण निर्माण का कार्यक्रम, दूसरा प्रोत्साहन देने के लिए प्रकाशन के लिए हमारे पास एक मधुमती पत्रिका जो मासिक पत्रिका 63 साल की पत्रिका है जो मेरे हाथ में अंक है, ये अगले महीने का अंक है, सितंबर 2023 का अंक है। आप सुखद आश्चर्य करेंगे कि आज हम 24 अगस्त को बात कर रहे हैं और 24 अगस्त में सितंबर का अंक हमारे यहाँ है। ये 26 और 27 तारीख को तमाम साहित्यकारों को चला जाएगा डाक से। इनका स्वरूप हमने पत्रिका का बदला है, गेटअप बदला है और पूरी चीजें बदली हैं और तय किया है कि प्रांत के अकादमी की पत्रिका प्रांत के साहित्यकारों के लिए हो, 75% प्रांत के रचनाकार हों, उनमें 25% युवा हों, तमाम वर्ग का प्रतिनिधित्व हो। हमने इसमें आदिवासी विमर्श का कॉलम शुरू किया है, हमने इसमें वर्ग विमर्श का कॉलम शुरू किया है और हम उन तमाम अनछुए वर्गों तक पहुंचने की बात कर रहे हैं जो अभी मुख्य धारा में नहीं आए हैं। क्योंकि माननीय अशोक गहलोत जी बार बार महात्मा गांधी के संदेश के जरिए कहते हैं कि अंतिम पंक्ति तक पहुंचने का ध्येय ही सरकार का ध्येय है, वही इस अकादमी का ध्येय है। हम प्रांत में गांव में बैठे लोगों तक पहुंचे, उनको लेके आए, इसी भावना से पत्रिका तो है यही। हमने एक नई और योजना शुरू की है कि हम गांव में भी जाएं। हमने देखा कि अकादमी महानगरों को शहरों तक पहुंचे है, अकादमी ने एक योजना बनाई है, उस योजना का नाम गांव गवाड़ योजना है। हम गांव गवाड़ कार्यक्रम के माध्यम से हर गांव की चौपाल में पहुंचेंगे, अपने कवियों के साथ पहुंचेंगे। अभी पिछले दिनों हमारे कवि किशन दादी जी को लेके हम उदयपुर के 100 किलोमीटर दूर गांव में हम पहुंचे। आपके गीतों की खनक वहाँ आज भी मौजूद है और उन खनक की गूंज से कोई अगर एक गीतकार वहाँ से उस गांव से निकल के आता है तो ये अकादमी की उपलब्धि होगी। ऐसे हम गांव और गवाड़ में भी जाएंगे। दूसरा हमारा ये था कि प्रकाशन अधिकतम 1960 से लेके अब तक 100 से अधिक अकादमी ने प्रकाशन किए हैं और उन 100 से अधिक प्रकाशनों का इतना गौरव है कि देश भर के लोग
उनको आदर की दृष्टि से देखते हैं। जब मौलिक प्रकाशन योजना बंद हो चुकी थी, हमने संचालिका से उन्हें फिर से फैसला लेकर उसको पुनः प्रारंभ किया है और इस साल टेंडर छपने के लिए निकल चुके हैं। आप भी उसे प्रसारित करें। 29 अगस्त बिड की लास्ट डेट है और उसके बाद हम सितंबर में 20 के लगभग किताबें छपने प्रेस में दे देंगे। और जो मैंने बताया कि 2 अक्टूबर हमारी तारीख होगी, 2 अक्टूबर से पहले उम्मीद करते हैं कि वो 20 के लगभग किताबें छप के आ जाएं। ये 1 साल का बयाना है जो हम आपको सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। दूसरे, ये हमने कुछ नए नए प्रयोग भी किए हैं। कार्यक्रम प्रकाशन से आगे हमने ये प्रयोग किया है कि आज जमाना विजुअल का है। आप सब मेरे सामने मुखातिब है, तो आपके हाथ में कैमरा है कलम की जगह। तो हमने यही सोचा कि ये कैमरा हमारे साहित्यकारों के सामने भी होना चाहिए। एक तो उद्देश्य ये था कि देखते देखते कोरोना से पहले हमारे इतने लोग चले गए। हम जिन्होंने नहीं देखा, हम सोचते हैं कि वो ऐसे बैठते होंगे, ऐसे बोलते होंगे, ऐसे चलते होंगे, या ऐसा गीत गाते होंगे, ऐसे संवाद करते होंगे, लेकिन उनका हमारे पास कोई विजुअल चीजें नहीं है। तो हमने अकादमी की संचालिका ने तय किया है कि अकादमी का अपना स्टूडियो, और वह स्टूडियो मूर्त रूप ले चुका है और आज दिनांक तक 15 के लगभग उसमें रिकॉर्डिंग हो चुकी है। पिछले सप्ताह ये हमने प्रारंभ किया था। प्रांत के लोग, प्रांत के साहित्यकार, साहित्य को समझने वाले लोग उदयपुर आए, हम उनको विधिवत आमंत्रित करें, स्टूडियो में उनको सुने, उनकी रिकॉर्डिंग करें। यहाँ अकादमी के कार्यक्रम में जो विद्वान आए, साहित्यकार आए, उनको मागरे के स्टूडियो में लेके आए, उनसे बात सुने और ये सारी बातों को अपनी लाइब्रेरी में हम सुरक्षित रखें। अपने यूट्यूब चैनल माध्यम और विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से उसको जारी करें। और यही नहीं, उनको हम लिपिबद्ध करें। और मधुमती के अक्टूबर अंक से एक नया कॉलम भी प्रारंभ कर रहे हैं। आज सुबह ही संपादक महोदय से हमने चर्चा की और उनसे सहमति ली है कि एक स्टूडियो से एक अलग कॉलम हो। 1 महीने में 10 रिकॉर्डिंग होती हैं, 20 होती हैं। हम उनमें से चुनिंदा एक चीज जो देनी जरूरी हो, सामयिक हो, श्रेष्ठ हो, उसका हम लिपिबद्ध करते हुए उसको हम अक्टूबर अंक से मधुमती में नियमित देते रहे। साथ साथ में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको हम एडिट करते रहे और अपने यूट्यूब चैनल माध्यम से उसको आम जनता के लिए खुले ऑप्शन में छोड़े। तीसरा महत्वपूर्ण उपक्रम हमें ये कर रहे हैं कि ऐसे वरिष्ठ साहित्यकार हैं जो जीवन की अंतिम पड़ाव में वो स्टूडियो तक भी नहीं आ सकते या स्टूडियो की पहुंच उनके तक दूर है। ऐसे लोगों के लिए हम एक उनके जीवन पे एक वृत्त चित्र का निर्माण करें, एक डॉक्यूमेंट्री बनाएं। अभी संचालिका की जो पिछली बैठक हुई है, हमने उसमें वृत्त चित्र निर्माण योजना को स्वीकृत किया है और सरकार के पास बजट के लिए हम मांग करने जा रहे हैं कि आप एक वृत्त चित्र के लिए कम से कम 10 लाख रुपए दीजिएगा, जो अनुमानित हुए है। 10 वृत्त चित्र क्यों न हम इस साल बनाए जो 1 करोड़ रुपए की राशि के होंगे और 10 उन तमाम वरिष्ठ साहित्यकारों के प्रांत के हों जो जीवन के अंतिम पड़ाव पे है, उनके जीवन में एक फिल्म जैसा हो, जैसा साहित्य अकादमी नई दिल्ली करती रही है। तो ये आधे घंटे की, पौन घंटे की एक फिल्म होगी जो उनके पूरे जीवन की झांकी होगी और वह हम तमाम चैनल्स पे हम प्रसारित करें। दूरदर्शन को हम दें कि इसे दिखाइए, हमारे साथ जुड़िए और उसको हम बिक्री के लिए भी सार्वजनिक रूप से रखें। तीसरा ये था कि बहुत सी चीजें, ये आया उसने बंद कर दी, वो आया इसने बंद कर दी, ऐसी स्वस्थ परंपरा से इतर कुछ चीजें थी। तो हमने तय किया कि जो भी लंबित और बंद चीजें हैं उनको हम फिर से शुरू करें। कुछ पुरस्कार थे, जैसे वेद व्यास जी के समय में संचालिका सभा ने निर्णय लिया और 1 साल पुरस्कार भी दिए। आलम शाह खान अनुवाद पुरस्कार, मरुधर मर्दुल युवा पुरस्कार, यूं कहिए कि पत्रकारिता के लिए विजय सिंह पथिक पुरस्कार, प्रभा खेदान पुरस्कार जैसे पुरस्कार थे जो घोषित हो गए और बाद में वो पुरस्कार जारी नहीं रह सके। ये पुरस्कार फिर से शुरू हो, हमने सरकार से निवेदन किया। और यही नहीं, हमने ये तय किया कि कुछ ऐसे पुरस्कार जिनके लिए लंबे समय से लोग मांग कर रहे हैं, वो पुरस्कार भी फिर से प्रारंभ हो। एक तो पहली मांग थी कि लघुकथा का एक पुरस्कार था, वो बंद हो गया। उस पुरस्कार को फिर से शुरू किया जाए, क्योंकि जिस नाम से था पुरस्कार, उनका एक प्रकरण विचित्र था जो हमारे लिए अजय गुप्ता मैम के समय का था, शायद वो फैसला था, हमारे लिए मुश्किल फैसला था कि पैसे
एफडी लेके उसको पुरस्कार को शुरू किया गया। भगवान अडवाणी पुरस्कार और सरला गवाल पुरस्कार थे। वापिस बाद में चीजें दी और एफडी राशि वापिस दी गई। तो लघु कथा के लिए पुरस्कार था, तो हमने प्रांत के उल्लेखनीय लघु कथाकार दुर्गेश के नाम से दुर्गेश लघु कथाकार पुरस्कार से प्रारंभ करने का फैसला किया। देश भर के साहित्यकार मांग कर रहे थे कि क्योंकि राजस्थान साहित्य अकादमी राजस्थान सरकार की अकादमी है, प्रांतीय अकादमी है, लेकिन इसकी छवि देश भर में बहुत बड़ी है, तो क्यों न देश भर के साहित्यकारों को भी बुलाए, सम्मान करे, मान सम्मान करे और इसको व्यापकता दे। तो हमने तय किया कि देश भर के साहित्यकारों के लिए 2 पुरस्कार हम इस साल से प्रारंभ करें। पहला गद्य में हो, दूसरा पद्य में हो, और वो पुरस्कार मीरा पुरस्कार से कम राशि के और अन्य पुरस्कारों से थोड़ी से बीच के राशि के हों। तो मीरा पुरस्कार 75,000 रुपए का, अन्य पुरस्कार 31,000 के है। हमने बीच की राशि 51,000 रुपए का एक मापदंड तय किया और उसके लिए हमने 2 पुरस्कार प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। पहला कविता के क्षेत्र में, पद्य के क्षेत्र में, और जिस विशिष्ट कवि का ये शताब्दी वर्ष भी उस विशिष्ट कवि के नाम से, आपके अपने शहर के नंद चतुर्वेदी के नाम से नंद चतुर्वेदी पुरस्कार हो, जो देश भर के पद्यकारों को दिया जाए। दूसरा पुरस्कार अपने ही प्रांत के अखिल भारतीय स्तर पे बड़ा नाम मणिमधुकर के सम्मान पे गद्य में हो मणिमधुकर पुरस्कार, ये 51,000 रुपये के पुरस्कार, और लघु कथा का 31,000 रुपये का पुरस्कार। ये पुरस्कार हम फिर से प्रारंभ करने का निर्णय लिया, और जो 4 पुरस्कार बन के वो फिर से गए। साल में 2 पुरस्कार और थे, हमने चर्चा की। एक था अंतर प्रांतीय बंधुत्व अनुवाद पुरस्कार, जो अनुवाद के क्षेत्र में दिया जाता था, 2 साल दिया गया, बाद में बंद हो गया। फिर बाद में अनुवाद के पुरस्कार का नाम आनंद अनुवाद का पुरस्कार कर दिया गया। तो अंतर प्रांतीय बंधुत्व अनुवाद पुरस्कार हमने रखा, और उस पुरस्कार का तय ये हुआ कि राजस्थान के हिंदी लेखकों की किताबों का जो भारतीय भाषाओं या अन्य भाषाओं में अनुवाद करेगा उसको दिया जाएगा ये पुरस्कार। तो हमारी प्रांत का साहित्य अधिकतम दूसरी भाषाओं में जाए, इसका ये मूल वाहक ये पुरस्कार बने, अंतर प्रांतीय बंधुत्व अनुवाद पुरस्कार। और लहर के विशिष्ट संपादक हमारे प्रकाश जैन जी के नाम पे था एक पुरस्कार, जो पत्रकारिता के लिए था। तो हमने तय किया कि पत्रकारिता के लिए विजय सिंह पत्रिका पुरस्कार शुरू हो चुका है, तो ये पुरस्कार संस्थाओं को लिए हो, जो साहित्यिक संस्थाएं कार्यक्रम करवाती हैं, तो इस संस्थाओं के लिए कोई सम्मान कार्य नहीं था, तो प्रकाश जैन पुरस्कार है वो साहित्यिक संस्थाओं को दिया जाएगा। तो ये तमाम फैसले वो फैसले हैं जो हमने पिछले 24 अगस्त से कल तक 23 अगस्त तक हमने किए हैं। और यही नहीं, बहुत सी हमारी ऐसी योजनाएं हैं जिन योजनाओं पे हमने काम किया है। नवोदित लेखकों लिए, संघर्षशील लेखकों के लिए यहाँ प्रकाश आतुर साहब के समय से पांडुलिपि प्रकाशन सहयोग योजना है। आपको सुखद आश्चर्य होगा कि पिछले 3 साल में हमने 300 से अधिक पांडुलिपियों को सहयोग दिया है। इस साल हमने 133 पांडुलिपि को सहयोग दिया, ठीक उससे पहले 121 पांडुलिपियों को सहयोग दिया, ठीक उससे पहले हमने 85 पांडुलिपियों को सहयोग दिया। ये अपने आप में राजस्थान साहित्य अकादमी का रिकॉर्ड है कि 3 साल में 300 पांडुलिपियों को सहयोग दिया, और प्रांत के 300 लेखकों के किताबों को आगे लाने में यह अकादमी सहभागी बनी है। प्रकाशित पुस्तकों भी हमने लगातार, प्रकाशित ग्रंथों में भी सहयोग दिया है। जो पत्र पत्रिकाएं प्रांत से निकल रही हैं, उन पत्र पत्रिकाओं को भी हम आर्थिक सहयोग दे रहे हैं। आर्थिक संघर्ष से जूझ रहे हमारे प्रांत के साहित्यकारों के लिए भी आर्थिक सहयोग योजना है, वो भी हम जितने आवेदन हुए, आपको सुखद आश्चर्य इस मायने में भी होगा कि जितने आवेदन आए हैं 70% हमने उनको स्वीकृत किया है। और जो अधिकतम सीमा एक अध्यक्ष के, एक संचालिका सरस्वती के पास थी, वो अधिकतम सहयोग हमने दिया है। क्योंकि यह सहयोग माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तमाम योजनाओं के बाद एक सांकेतिक सहयोग है। चिरंजीवी योजना के बाद में चिकित्सा सहयोग की तो शायद जरूरत नहीं होगी, और यूं कहिए कि ओपीएस लागू करने के बाद में तो शायद ही ऐसा कोई पात्र होगा, वृद्धावस्था पेंशन या दूसरे लाभ देने के लिए शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति पात्र होगा जो कहीं न कहीं लाभान्वित नहीं है, और लाभान्वित नहीं होने के कारण यहाँ आवेदन कर रहा हो। तो ये हमारे लिए सुखद है कि इस सब सहयोग में बहुत कम आवेदन आ रहे हैं। तो इस तमाम कम आवेदन आने के कारण राजस्थान सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं जो हर घर को, हर व्यक्ति को लाभान्वित कर रही है। पत्रिका की सदस्यता, पत्रिका के स्वरूप में हमने बदलाव किए। लगातार शिकायतें थी कि
सामान्य डाक से पत्रिका पहुंच नहीं रही है, हमने सामान्य सदस्यता को बंद करके रियायती शुल्क पे पंजीकृत सुविधा शुल्क की है और आज हर ग्राहक को पंजीकृत डाक से पत्रिका जा रही है। तो यह बड़ा बदलाव होगा और मैं समझता हूं कि एक साल में जो हम अधिकतम कर सकते थे उससे कहीं अधिक तमाम साथियों के सहयोग से हमने किया है। और शुक्र इस मायने में भी हमें कि प्रांत के तमाम साहित्यकारों का, भले वो गांव में बैठा हो, महानगरों में बैठा हो, हमें सहयोग मिला है। जो जो अपेक्षित हमने उनसे उम्मीदें की, उनको हमने याद किया तो खरे उतरे हैं। हो सकता है ऐसे कुछ पल या क्षण होंगे कि हमारे सामने कुछ व्यवस्थाएं होंगी, हमारे उन तक के वो चीज़ें नहीं पहुंचा पाए होंगे, लेकिन प्रांत के साहित्यकारों ने हमें निराश नहीं किया है। उन्होंने हमें उम्मीद सौंपी है और वह उम्मीद ही वह सहारा है जो 2 साल आगे काम करने की ऊर्जा है। जी, स्वागत है। आप कोई सवाल कर सकते हैं। क्योंकि राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी सरकार ने अलग से बीकानेर में बना रखी है, तो ये सवाल उस अकादमी के खाते में जाएगा। उसके लिए राजस्थान साहित्य अकादमी ये आपको बहुत खुशी होगी। मैंने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि राजस्थान ऐसा लोकतांत्रिक प्रांत है और हम इस मायने में शुद्ध है कि सब प्रांत के निवासी हैं कि जहां ने देश में जब केंद्रीकरण का संघर्ष चल रहा है उस दौर में नहीं, 1950 के आसपास के दौर में विकेंद्रीकरण का आइडिया किया था। हाई कोर्ट जाएगा जोधपुर, आरपीसी जाएगी अजमेर, राजधानी रहेगी जयपुर। देखिए उदयपुर में हिंदी अकादमी होगी, ये रहेगी उदयपुर, राजस्थानी अकादमी जाएगी बीकानेर, पंजाबी अकादमी जाएगी गंगानगर, संगीत नाटक अकेडमी जाएगी जोधपुर, उदयपुर जयपुर जाएगी संस्कृत उर्दू अकादमी। आप कल्पना नहीं कर सकते कि ये जो बिखराव भाषाई राजस्थान में भाषा की अकेडमी छोड़ो, सिंधी पंजाबी तक की अकेडमी की बात छोड़ो, बाल साहित्य की अकेडमी पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकेडमी अशोक गहलोत साहब ने इस समय में स्थापित कर दी है। तो राजस्थान में जितनी साहित्य अकादमी है शायद किसी प्रांत में इतने अकादमी नहीं और स्वतंत्र है, स्वशासी यहाँ बाकायदा बोर्ड होता था, तमाम भाषाओं का मंडल होता था। तो भाषा का सवाल तो बहुत प्यारा सवाल है। जितनी भाषाएं होंगी किसी प्रांत में वो उतने समृद्ध होगा और जिस भाषा के पास जितनी बोलियां होंगी वो उतनी समृद्ध होगी। अगर आप भाषा और बोलियों की बात करते हैं, इसके लिए तो कई साल राजस्थान विधानसभा ने अशोक गहलोत जी ने पिछले समय में लास्ट क्षण में वो सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके विधानसभा का प्रस्ताव सर्वसम्मत केंद्र के पास लंबित है कि 8वीं अनुसूची में दीजिए। तो ये भाषा की मान्यता का सवाल भारत सरकार का विषय, राजस्थान सरकार ने अपनी पूरी औपचारिकताएं पूर्ण करके केंद्र को सौंप रखी है और केंद्र उसमें संसद में लाए और 1 घंटे में संविधान की 8वीं अनुसूची में जारी करें। किस अकादमी की योजनाएं या जो हम कर रहे हैं वो आपके जरिए से अधिकतम तक पहुंचे। हो सकता है कि आपकी एक खबर किसी एक साहित्यकार को इस अकादमी तक लेके आ जाए और उसके लिए ये अकादमी की सहभागी बन जाए। तो अकादमी की योजनाओं पे लिखिए, किसी व्यक्ति अध्यक्ष पे मत लिखिएगा आप, लेकिन जो अकादमी की योजनाएं हैं उन योजनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करने में हमारा सहयोग है। राजस्थान सरकार के वित्त पोषित राजस्थान के साहित्य को संवर्धन और प्रोत्साहन देने के लिए 1958 में गठित राजस्थान साहित्य अकादमी के बतौर अध्यक्ष 1 साल का ये क्षण है। ये क्षण इस मायने में भी आपसे संवाद करने का है कि हम अपना लेखा जोखा, अपना हिसाब आपके माध्यम से प्रांत के साहित्यकारों को सार्वजनिक कर सकें कि इस 1 साल में राजस्थान साहित्य अकादमी ने क्या किया है, क्या करने की इच्छा रखती है। हम ये मानते हैं कि राजस्थान साहित्य अकादमी जिस गौरव और वैभव के साथ खड़ी है उस गौरव और वैभव में और वृद्धि कर सके, नई नई योजनाएं संचालित कर सके, नई नई योजनाओं का निर्माण कर सके। लेकिन उससे पहले जो योजनाएं बनी हैं, जो योजनाएं गतिशील हैं, उनको गति दे सके। जो योजनाएं गतिशील नहीं हैं, किन्हीं कारणों से बंद हैं या बंद कर दी गई हैं, उनको हम फिर से प्रारंभ कर सकें। ऐसे तमाम
विषयों पे हमने संवाद किया है, काम भी किया है। प्रांत में साहित्यिक वातावरण निर्माण के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया है और अधिकतम कार्यक्रम हम कहते हैं कि पिछले 5 साल के कार्यक्रमों की तुलनात्मक दृष्टि में हम बहुत मजबूत हैं कि एक साल में हमने इतने कार्यक्रम प्रांत के विभिन्न कोनों में करवाए हैं। साहित्यकारों के प्रकाशन प्रोत्साहन के लिए इसकी पत्रिका मधुमती को हमने बड़ा स्वरूप दिया है, बड़ा कलेवर दिया है और पिछले 6 अंक अप्रैल से लेकर सितंबर का अंक आपके सामने है। 6 अंकों में हमने हमारी वह दृष्टि प्रांत और देश के सामने रखी है कि राजस्थान साहित्य अकादमी की मधुमती पत्रिका का यह गौरव है और इस गौरव से हम और आगे की यात्रा करने जा रहे हैं। शायद ही किसी प्रांत के अकादमी के पास 63 साल की पत्रिका नहीं होगी। यह इस अकादमी का भी गौरव है। प्रकाशन की एक लंबी श्रृंखला है, उसमें अकादमी ने 100 से अधिक प्रकाशन अब तक के किए हैं, 1960 से लेकर 1958 से लेकर। यह अकादमी इस साल में यूँ कहिए कि 2 अक्टूबर तक गांधी जयंती से पहले 20 के लगभग किताबें लेके आ रही है एक साल में भी, और आने वाले 2 साल में हम इस गति को और बढ़ाएंगे और ये भरोसा सौंपते हैं कि न केवल इस अकादमी की परिवर्तित योजनाओं बल्कि अभी संचालिका ने प्रस्ताव पारित किया कि मौलिक साहित्य के प्रकाशन की योजना भी पुनः प्रारंभ की जाए, जिसके प्रांत के कवि हैं उनकी कविताओं का संग्रह है, कहानीकार उनकी कहानी का संग्रह है, उपन्यासकार उनका उपन्यास अकादमी छापे। ऐसे क्लासिक किताबें हैं जिन किताबों को हम छाप सकते हैं, जैसे गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग हैं और दूसरी किताबें हैं जो हम इस प्रकाशन योजना में छाप सकते हैं। उनको छापने का हमने निर्णय किया है। पुरस्कारों की जो प्रवृत्तियां बंद थी वो प्रवृत्ति फिर से प्रारंभ हुई हैं। बकाया 3 साल के पुरस्कार हैं वो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की स्वीकृति के साथ घोषित हो चुके हैं और इस साल का और ठीक पहले साल का 5 पुरस्कार समारोह हम 2 अक्टूबर से पहले कर लेंगे। इसी ढंग से और दूसरी योजनाएं जो अकादमी करती रही है, नवोदितों को प्रोत्साहन के लिए, गांव तक पहुंचने के लिए, गांव गवाड़ की योजना के माध्यम से, और यूँ कहिए कि अंतिम छोर तक पहुंचने के लिए यह अकादमी प्रतिबद्ध है अपने संविधान के गौरव और गरिमा के साथ। जी शुक्रिया।